तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। अब ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये पढ़ना है कि समझो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रोटेट हो रहा है। हर्ष, ओके, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। तो अब क्या होगा? ये एंगल में रोटेट हो रहा है। ओके, कभी भी सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वो उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? अगर स्पीड मैंने सेम भी रखा तो भी उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है, देखो, हम लोग डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते थे, वेलोसिटी को वी से और एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते थे। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, ये लीनियर में। बट एंगुलर में क्या होता है? जब हम लोग एंगुलर की बात करते हैं, ये लीनियर है, यानी नॉर्मल ऐसा मैं लीनियर सीधा सीधा मोशन कर रहा हूँ तो। बट अगर मैं एंगुलर यानी मैं सर्कल में अगर मोशन कर रहा हूँ, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे आता है थीटा, वी की जगह पे आता है ओमेगा, और ए की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे आता है अल्फा। तो ये हम लोगों को याद है। ओके, अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये आता है, जेडब्ल्यू वगैरह में भी इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि अगर समझो एक पार्टिकल है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, टेक्स्ट में कह देगा। ओके, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? ओके, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज, समझे पंखा है, ये पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, याद रखो दो चीजें, एक में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी ऐसा घूम रहा है, और एक में क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा घूमेगा। ओके, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर रहने वाला है। ओके, और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा। ये हम लोगों को याद है। ओके, ये एक चीज। फिर इसके बाद अल्फा की बात करते हैं। अल्फा यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब इसमें ये चीज याद रखनी है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। अल्फा का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, और एक चीज पे डिपेंड करता है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो चाहे जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही अल्फा का डायरेक्शन है। वापस से, इफ स्पीड इज इंक्रीज, जैसे पंखा मैंने स्टार्ट किया, बटन चालू किया, तो अभी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो वो टाइम पे जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही अल्फा का डायरेक्शन होगा, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला। ओके, और अगर स्पीड कम हो रही है तो अपोजिट में होगा, यानी समझो, अगर इंक्रीजिंग स्पीड में क्या होगा? इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? समझो ये मेरा क्या था? ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन नीचे है। तो स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा का डायरेक्शन भी नीचे होगा। समझा? बट अगर समझो स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग स्पीड, जैसे मैंने पंखे को बटन बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? डायरेक्शन जो भी है, जैसे समझाने के लिए, ओमेगा का डायरेक्शन मैंने नीचे था, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूमा तो ओमेगा डायरेक्शन नीचे होगा, तो अल्फा का डायरेक्शन इसके अपोजिट में आएगा। ये चीज याद रखनी है। ओके, तो ये पहला टॉपिक हुआ डायरेक्शन की था। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। हम लोग ये 10th में पढ़ चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब a force which acts towards the center of the circle along the radius of the circle is called as centripetal force. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स समझाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड में रोटेट हो रहा है। हम लोग को जो अर्थ खींच रही है, तो वो छोड़ो। इसके बाद सैटेलाइट वगैरह जो रोटेट होती है अर्थ के अराउंड में, वो क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स होता है। ओके, अब इसके बाद और इसकी एग्जांपल क्या क्या है? सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल क्या क्या है? एक ये कि तुमने एक थ्रेड बांधा धागे में और उसको सब घुमा रहे हो, तो वो सेंटीमीटर फोर्स है। दूसरा, हम लोग कार से एक टर्न ले रहे हैं, समझो गोल घूम रहे हैं, कार में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर सेंटीमीटर फोर्स जो है वो कार का जो टायर के बीच में फ्रिक्शन है और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, वहां से सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड होगा। ये उसकी एग्जाम्पल। इसके अलावा जो समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या फिर अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो भी सर्कल में घूम रहे हैं, तो उन लोग को भी क्या होगा? सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड होगा। अब वो कहाँ से प्रोवाइड होगा? वो चार्ज की वजह से।
उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ऐसी बहुत जगह पे सेंटीमीटर फोर्स काम करता है, और सेंटीमीटर फोर्स क्या है, एक रियल फोर्स। ओके, अब इसके अलावा दूसरी चीज जो होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इसके अपोजिट में काम करता है ऑलवेज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक इमेजिनरी फोर्स नहीं होता, वो एक स्यूडो फोर्स होता है। बच्चे स्यूडो को इमेजिनरी लिख के आते हैं। इमेजिनरी मतलब जो अपने माइंड में होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है। समझाने के लिए, अगर समझो मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ, तो अचानक मैं लिफ्ट ऊपर जाते तो मुझे ऐसा लगेगा कोई मुझे नीचे खींच रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। समझो अचानक मैं कार में मैं बैठा था, ब्रेक लग गया, तो अचानक मुझे धक्का आगे लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं आगे फेंक रहा हूँ। ये क्या है, ये स्यूडो फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, समझाने के लिए, मैं बस में बैठा हूँ, अचानक मैं एकदम फास्ट बस चलती है, टर्न लेती है लेफ्ट, तो मैं ऐसा राइट साइड में गिरूंगा। ओके, तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका हम लोग को ओरिजिन पता नहीं होता। ओरिजिन पता नहीं होता यानी क्या, कि कौन हमें धक्का दे रहा है, हमें वो नहीं पता होता। ओके, कौन मुझ पर फोर्स लगा रहा है वो मुझे पता नहीं। लिफ्ट अचानक में नीचे रुकी तो मुझे ऐसा ऊपर जाने का फील होगा। लिफ्ट अचानक में ऊपर गई तो मुझे ऐसा नीचे जाने का फील होगा। कार में अचानक में ब्रेक लिया तो कार तो ब्रेक लिए, कार रुक रही है, बट मैं आगे जाऊंगा, क्यों आगे जा रहा हूँ, कौन फोर्स लगा रहा है मुझे। समझ में आ रहा है। तो ये फोर्स का ओरिजिन पता नहीं होता कि फोर्स कौन लगा रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है। ओके, सेंटीपिटल फोर्स में हम लोग को फोर्स का ओरिजिन पता होता है। ओके, सेंटीफ्यूगल और सेंटीपिटल दोनों फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है mv² बाय r। ओके, अब mv² बाय उन लोगों का फॉर्मूला है, एक में प्लस की साइन आती है, एक में माइनस की साइन आती है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ओके, अब जैसे समझाने के लिए मैं एक उसमें बैठा हूँ, किसमें, क्या बोलते हैं उसको जो गोल गोल घूमता है, मैरी गो राउंड। ओके, तो मैरी गो राउंड का एग्जांपल लेके हमको सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाना है। ओके, तो आप समझते हैं। ओके, समझो मैं क्या हूँ, पहले मैरी गो राउंड में मैं खड़ा हूँ, अभी वो रुकी हुई है, अब वो रोटेट होना चालू होती है। पहले मैं सेंटीपिटल के हिसाब से समझाता हूँ, फिर सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से समझाता हूँ। तो वो रोटेट होना चालू होती है, मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो मैं ऐसा फोर्स बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद और स्पीड बढ़ेगी, तो फिर मैं हाथ से पकड़ लूंगा। क्यों, क्योंकि जितना सेंटीपिटल फोर्स मुझे चाहिए उसमें रुकने के लिए, उस सर्कल में परफॉर्म करने के लिए, उतना मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर और स्पीड बढ़ेगी। ओके, अब स्पीड बढ़ेगी तो मुझे पूरा हाथ से पूरी ताकत लगा के उसको पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिर और स्पीड बढ़ी, समझो मैं एकदम लटक गया उनपे, और स्पीड बड़ी बड़ी, उसने मुझे ऐसा बाहर फेंक दिया। क्यों, क्योंकि अब मेरे हाथ भी उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना सेंटीपिटल फोर्स मुझे चाहिए वहां पे रहने के लिए। स्पीड अगर बढ़ती है तो सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो वी के स्क्वायर से वो प्रोपोर्शनल है। ओके, वी का स्क्वायर यानी जितनी भी, जैसे 100 की वेलोसिटी है तो मुझ पे 100 का डब, यानी 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का मुझ पे फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सेंटीपिटल का एग्जांपल था, अब समझो मैं सेंटीफ्यूगल की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां पे बैठा, मस्त उस पे था, अब अचानक मैं बाहर से वेदांत आया गार्डन में, वही टाइम जब मैं मैरी ग्राउंड पे बैठ खड़ा हुआ। ओके, तो वेदांत मुझे देख रहा है कि मैं मैरी ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ और मैरी ग्राउंड चालू हो रहा है। वो देख रहा है क्या कर रहा है। ओके, तो वो देख रहा है कि वो फास्ट होते जा रहा है, वेदांत देख रहा है खड़े होके। ओके, वेदांत को ऐसा लग रहा है कि अब सर ऐसी पावर लगा रहे हैं। क्यों पावर लगा रहे हैं, क्या मालूम, कोई चीज है जो उनको बाहर खींच रही होगी, इस वजह से सर पावर लगा रहे हैं। उसके बाद और पावर लगा रहे हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है, स्पीड बढ़ते जा रही है, स्पीड ऐसा हुआ कि मैं गिरने लग गया, तो मैंने हाथ से पकड़ लिया। ओके, उसके बाद मैं लटक गया, तो उसको लगा कोई चीज है जो बाहर फेंक रही होगी सर को। समझ में आ रहा है। ओके, कौन सी चीज पावर बाहर फेंक रही है, और फास्ट हो गया तो वो बाहर गिर गया, तो किसी चीज ने उसको बाहर फेंक दिया। तो वो देख रहा है कोई और मुझ पे फोर्स लगा रहा है, तो वो समझ जाए कि सेंटीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है। ओके, सेंटीपिटल और सेंटीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही चीज पे काम करते हैं, यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ का यूज होता है, तो जो वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं, तो वो जो उसका ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन का, वो रोटेट होता है फास्ट फास्ट, क्या करता है, पानी को ऐसा बाहर फेंकता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक एप्लीकेशन है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वो केमिस्ट्री लैब में होती है। वो लिक्विड और सॉलिड के अगर प्रेसिपिटेट है, यानी लिक्विड सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ओके, इसी तरह और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन। बात क्या है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कि समझो एक ऐसा रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर एक कार है, कार थोड़ी गंदी बनने वाली है। अब ये जो कार एक्चुअल में है ना, ये इसके टायर है, पकड़ लो, ये कार इधर लेफ्ट में जा रही है। अब ये जा के सर ये वो समझो, एक्चुअल में रोड ऐसा है,
और मैं जो है ना, कार एक्चुअल में ऐसी चल रही है, मैं जो है ना कार को ये पीछे से देख रहा हूँ। मैं एक्चुअल में पीछे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से कार को देख रहा हूँ, कार ऐसी जा रही है ना, मैं रोड पे खड़ा हूँ, कार ऐसे सामने से जा रही है मेरे। ओके, तो दिखाते ऐसी है कि कार ऐसे अंदर साइड जाने वाली है, बोर्ड में अंदर साइड। ओके, अब क्या होगा देखो, ये मेरा यहाँ पे समझो रोड है, ये रोड अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये रोड ऐसा है। अब ये रोड जो होगा, इसका सेंटर समझो इधर साइड कहीं भी होगा, ये मेरा रोड का सेंटर है। ओके, अब समझते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, कार पे कौन कौन से फोर्स लगेगी वो हम लोग को समझना है। तो कार पे तीन फोर्स लगने वाले हैं। ओके, अब क्या क्या लगेगा, सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है इसका वेट, ग्रेविटी। तो वेट को डब्ल्यू या फिर एम जी बोल दो। ओके, अब एम जी के अगेंस्ट में, या वेट के डब्ल्यू एम जी, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन, देखो कार रोड के अंदर क्यों नहीं घुस जा रही है, अगर नीचे कोई खींच रहा है उसको, तो कार रोड के अंदर क्यों नहीं जा रही है, हम लोग नीचे जमीन में क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग के जमीन जो है वो हम लोग पे एक अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया है। अगर समझे जमीन हटा दो यहाँ पे पेपर रख दो तो क्या होगा, आप सब अंदर घुस जाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं बताओ। ओके, तो अगर हम लोग समझो अगर यहाँ पे पेपर रख दे तो क्या होगा, हम लोग अंदर घुस जाएंगे। तो एक्चुअली जमीन में हम लोग पे क्या करती है, एक अपोजिट फोर्स लगा दी, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो होता है ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये प्लेन अभी मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं प्लेन को ऐसा रखूं तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, मैं प्लेन को जैसा भी रखूं उसके हिसाब से मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और प्लेन पूरा ऐसा होगा ना तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, उसको एम से डिनोट कर देंगे। ये तो हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये जो चीज है यहाँ पे सेंटर है मेरा, तो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से कर्व्ड रोड है ना, तो कर्व्ड रोड है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको मैं बोलूंगा सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स का क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो सेंटीपिटल फोर्स को समझो मैं एफ सी पी बोलता हूँ, सेंटीपिटल फोर्स। वो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सेंटर की तरफ, सेंटर की पिटल फोर्स जो है वो कैसे मिल रहा है उसको, यानी मैं क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ, टायर की वजह से, टायर को मैं रोटेट कर रहा हूँ उस वजह से मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो टायर मुझे रोटेट करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो टायर की वजह से मिला है, उसको हम लोग लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को एस एच। अब वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब इसमें म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, एफ सीपी यानी सेंटीमीटर फोर्स। अब क्या होगा देखो, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो मैं ऐसा लिखूंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एन। ओके, अभी देखो एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एन की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, म्यू ऐसी, और एन की जगह पे एम जी लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी देखो एम एम कैंसिल। ओके, तो वी स्क्वायर, ये आर को उधर भेज दिया तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू आर जी। और अगर वी निकालना है मुझे तो वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर। देखो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो वेलोसिटी है मेरी, वो मेरी मास ऑफ द मास पे नहीं डिपेंड करती। यानी जो भी स्पीड है मेरी, यानी जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, वो मास मास ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि शो दैट द मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, ये इसकी सेफ स्पीड रहेगी, यानी मैं इतनी स्पीड में चला सकता हूँ व्हीकल में। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है कि समझो एक वेल ऑफ डेथ है। वेल ऑफ डेथ का मतलब मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। ओके, हम लोग मेले वगैरह में देख चुके हैं कि वो बाइक लेके ऐसा घूमता है मस्त। ओके, तो वो समझना है कैसे आएगा वो, ये समझो मेरा वेल ऑफ डेथ है। ओके, अब यहाँ पे एक बंदा है, अच्छा तो ऐसा बना दो कुछ होगा, नीचे से हो गया, छोड़ो। ओके, अब यहाँ पे एक बंदा है जो बाइक पे घूम रहा है, तो उसको ऐसा पॉइंट मास में कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे डेरिवेशन करना है कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर देखो वो स्पीड कम करेगा ना तो नीचे गिर जाएगा वो, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड, मिनिमम इतनी स्पीड से चलना पड़ता है, उस स्पीड से उसको घूमना पड़ता है।
ओके। अब वो स्पीड में कैसे निकालूंगा, देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो निकालते हैं। सबसे पहला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम जी कहाँ पे लगेगा इसको, नीचे, जो नीचे खींचेगा, राइट। अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर नहीं, साइड में ना सर, ये साइड में, राइट साइड लेफ्ट। देखो वॉल कहाँ पे, सरफेस कहाँ पे इसका, ये आड़ा है ना, खड़ा है वॉल, तो वॉल पे ये यहाँ पे इसको लगेगा कौन सा, एन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, याद रखो। ओके, जैसा सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर मुझे फोर्स लगेगा। ओके, उस पे 90 डिग्री। अब इसके बाद और कौन सा फोर्स बचा, अभी देखो यहाँ पे सेंटर जो है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर भी यहीं पे आएगा इसका। ओके, तो सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा या फिर सेंटीफ्यूगल इसके अपोजिट में लगेगा। तो सेंटीफ्यूगल फोर्स की वजह से, यानी वो अपोजिट में लग रहा है, वो दीवार की साइड, इधर साइड खींच रहा है ये वाला, ये सेंटीफ्यूगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एफ सी एफ, पकड़ लो। सेंटीफ्यूगल की वजह से वो एन को बैलेंस कर रहा है, समझा। तो सेंटीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो मेरे एन को बैलेंस करेगा। तो अब एक और फोर्स बाकी है, कौन सा, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स। बाइक का भी तो कुछ काम है ना, बाइक के जो टायर है वो ये जमीन को पकड़ के रखेगी, उस वजह से मैं नहीं गिर पा रहा हूँ ना, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। कुछ चीज, कोई कौन सी चीज है जो कांटेक्ट में, ये दीवार की, अगर दीवार ही हटा दो तो गिर जाऊंगा मैं नीचे। तो कांटेक्ट में क्या है, वो जो बाइक के टायर है वो कांटेक्ट में, राइट। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है, बोलो फ्रिक्शनल फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा। ऊपर, ये साइड तो अपने को सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि अगर सोचे स्पीड कम हुई तो कैसा नीचे गिरेगा, वैसा नीचे ही गिरेगा। तो टायर्स ट्राई करेंगे उसको रोकने के लिए, टायर्स अपोजिट में फोर्स करेंगे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ये वाला डायरेक्शन में होगा। अब मैं लिखता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एस, या एफ लिख दो बस। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ इज इक्वल टू एम जी को बैलेंस कर रहा है। एफ की जगह में क्या लिखता हूँ, म्यू इंटू एन, ये किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। ये इतनी बात मैंने लिख दी। ओके, अब इसके बाद ये जो एफ सी पी है, एस सी एफ है, वो एन को बैलेंस कर रहा है, यानी एन को कौन बैलेंस कर रहा है, एफ सी एफ। और उसको भी एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, उसका फॉर्मूला है, मुझे पता है, समझा इतना, पक्का समझ रहा है। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन वैसी एफ सी एफ, यानी सेंटीमीटर और सेंटीफ्यूगल का सेम फॉर्मूला होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो उसकी जगह पे वो लिख दिया। अच्छा, एफ का फॉर्मूला म्यू एन होता है, वो भी याद रखना पड़ेगा, और उसका एम जी बैलेंस कर रहा है। अब देखो ये एन की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पे लिखूंगा म्यू एन, सॉरी एन की जगह पे मुझे क्या लिखना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पे हम लिखो एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। ये एम और एम कटा, वी स्क्वायर निकालना है। वी स्क्वायर निकालूंगा मैं तो कैसे होगा, देखो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा आर जी, और ये ऊपर वाला नीचे जाएगा अपॉन में म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और अगर मुझे वी निकालना है तो वो जाएगा आर जी अपॉन में म्यू। अच्छा, अपने को मिनिमम निकालना है, यानी स्पीड इससे ऊपर होनी चाहिए, समझ रहा है। यानी क्या होना चाहिए कि मेरी स्पीड जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी स्पीड इससे बड़ी होनी चाहिए, ऐसा लिखा होगा ना वहाँ पे। देखो स्पीड जो है, हाँ, हाँ इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन वी, इससे होना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू निकली है उससे ज्यादा मेरी स्पीड होना चाहिए। अगर मैं इसके नीचे जाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, सिंपल। ओके, तो ये है वेल ऑफ। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इस साल के लिए मुझे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लग रहा है, वो ये कॉनिकल पेंडुलम वाला है। देखो पेंडुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम और एक होता है कॉनिकल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम कैसा होगा, ये समझो ये पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऐसा मूव करेगा, ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, सिंपल। ओके, यानी ऐसा क्लॉक के जैसा, ऐसा। ओके, बट अगर मैं इसको कॉनिकल पेंडुलम बताऊँ तो कॉनिकल पेंडुलम ऐसा मूव करेगा, तो सिंपल पेंडुलम, तो कॉनिकल पेंडुलम बन जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस, दोनों सेम है। सिंपल पेंडुलम ऐसा काम करता है, सिंपल। बट अगर मैं कॉनिकल बनाऊँ तो ये ऐसा काम करेगा, वैसा राउंड बनेगा। दोनों टाइप के झूले तुम लोग ने देखे होंगे। ओके, चलो, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों का डेरिवेशन भी डिफरेंट, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, अब बात करते हैं, पहले कॉनिकल पेंडुलम करना है, इसमें हम लोग को कॉनिकल पेंडुलम करना है, जबकि हम लोग को ऑसिलेशन में सिंपल पेंडुलम करना है, ये बात याद रखो। और सिंपल पेंडुलम में लॉस भी है, लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम भी है, जबकि कॉनिकल पेंडुलम में लॉस नहीं है। क्या हुआ?
रुको इसके बाद बता देता हूँ थोड़ा इसके बाद, ओके। बैंकिंग का फ्रॉड के बारे में मैंने नहीं बताया, वो बता दूंगा मैं इसके बाद। अब देखो कॉनिकल पेंडुलम का पहले डेरिवेशन करते हैं, कैसा डेरिवेशन रहेगा। ये यहाँ पे क्या हुआ, एक वो था जिससे मैंने इसको उठाया और मैंने इसको हिलाना, ऐसा घुमाना चालू किया, मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा कॉनिकल पेंडुलम, ओके। अब कॉनिकल पेंडुलम की जो है, देखो पहले रस्सी ऐसी थी, पहले रस्सी ऐसे सीधी थी, जब मैं ऐसा घुमाना चालू करूंगा ना तो रस्सी थोड़ी ऊपर हो जाएगी, ये बात तुम लोग को याद रखना, ओके। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको यहाँ तक ऐसा फोर्स लगाऊंगा, या अटैच करूंगा, अच्छा। ये जो वायर है ना, ये समझो एक मेरा बॉब है, ये बॉब ऐसा था, अभी ऐसा घूम रहा है बॉब, ओके। तो ये जो बॉब मेरा घूम रहा है ना, इसमें टेंशन रहेगी, टेंशन यानी टी। अब यहाँ पे जो बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बस वो समझना होगा। तो क्या क्या लगेगी फोर्स, पहला फोर्स जो लगेगा वो टेंशन का लगेगा। एक फोर्स तो है जो mg लगता है अपना, उसको मैं नीचे ले लेता हूँ फोर्स को। एक फोर्स लगेगा टेंशन का, अब टेंशन ऐसा ये इस साइड में है ऐसा, तो टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में। एक ये टेंशन हो जाएगी, एक ऐसा हो जाएगा ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला टी साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं रिजोल्व कर दूंगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो जाएगा टी साइन थीटा। इतना तो हो गया। अभी ये जो इधर साइड जा रहा है, उसको कौन सी चीज बचा रही है एक्चुअल में, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचा रहा है, जो ये साइड में जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल, पहले एक एक फोर्स लिख देते हैं चलो। पहले ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यानी mg किसको बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा को। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुम लोग को पूरा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेरिवेशन बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बट 4 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें तुमको ज्यादा लिखना पड़ेगा, उसको एकदम अच्छे से बताना पड़ेगा कि कंसीडर अ पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, वो ऐसा रोटेट हो रहा है डायरेक्शन में। उसके बाद उसमें एक बॉब का मास है, तो जो मास है, ये स्प्रिंग जो है ये वेटलेस है, मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है। फिर क्या हो रहा है, वो बॉब ऐसा रोटेट होना चालू होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बॉब, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा कि बॉब में समझो ये टेंशन है, स्प्रिंग की टेंशन लग रही है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, mg का फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है। फिर टेंशन को अगर हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक क्या होगा उसका, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। वर्टिकल कंपोनेंट को मैं टी कॉस थीटा बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं टी साइन थीटा बोलूंगा। समझ में आ रहा है, उसके बाद उसके जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो जो वेट होगा उसका वो कौन बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। और अब ये जो लेफ्ट वाली चीज है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, इसको कौन बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंटीपिटल फोर्स, ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि एम वी स्क्वायर बाय जो आर है ना, उसको मैं हम लोग को क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ये क्वेश्चन रहेगा। कॉनिकल पेंडुलम, याद रखना कॉनिकल बोला तो सिंपल पेंडुलम मत कर देना। कौन बनाता है, ये आइसक्रीम की कौन होती है वैसी कौन बनाता है, इसके लिए कॉनिकल पेंडुलम। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। एम वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला क्या होता है, और देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये चीज याद रखो, हम लोग को ये रिलेशन याद रखना है। v यानी लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस, और ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें ये रिलेशन है। तो अगर मैं v स्क्वायर की जगह ऐसा लिखूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन आर, तो अब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये एक आर कड़े आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, वो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, यानी मैं ये ना लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझा इतना, चलो। ये हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू एक बार मिल गई ना, तो हम लोग उससे फिर क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग वो निकाल सकते हैं, यानी उससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और ये टी क्या है, टेंशन है, इतना याद रखो। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचते हैं चलो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है ना, चलेगा। देखो m की जगह पे मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन जी। ये मैं किसकी जगह लिख सकता हूँ, m की जगह पे, इसको मैंने ब्रैकेट में दे दिया। अब यहाँ से डेरिवेशन राइट है या रॉन्ग है क्या मालूम, ओके, चलेगा। अब ये m की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे m की जगह पे लिखता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू, m की जगह पे लिखता हूँ मैं
टी कॉस थीटा अपॉन में जी आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये टी टी कैंसिल, जी को ऊपर ले लिया, कॉस थीटा को नीचे ले लिया और आर को भी नीचे ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू ऐसा हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और आर नीचे आएगा तो आर कॉस थीटा। ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। और ओमेगा अगर निकालना है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। अब देखो इसमें थोड़ा हम लोग को चीजें कुछ करनी है, थोड़ी सी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आर है मेरा, और वो जो थ्रेड है उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ ये होगी, ये एल। क्या ये लेंथ नहीं है, याद रखो, वायर ये मैंने खींच के ऐसा ऊपर किया ना वायर को, तो ये वायर की लेंथ हो गई। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा नीचे तक जा रहा है, ये ऊपर करके मैंने कर दिया, तो ये वायर की लेंथ है, ये लेंथ है। ओके, अब ये लेंथ है और ये मेरा आर है, देखो यहाँ पे मेरा थीटा है, तो देखो ये लेंथ और ये आर किस पे वो रहेगा, ये लेंथ, ये आर और ये लेंथ, ये किस पे प्रोपोर्शनल रहेगा, तो मैं इसमें साइन थीटा निकालता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के अपोजिट में क्या आ रहा है, वो आ रहा है आर, और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा, ये है, देखो ये 90 डिग्री बनेगा ना, तो हाइपोटेन्यूस यानी ये एल है, तो आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एल साइन थीटा। तो मैं आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एल साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो आर है, तो मैं आर की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूले में ये जी ऐसे ही लिखूंगा, जी साइन थीटा अपॉन में आर है और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ऐसी कैसी, बट आर की जगह पे मैं लिख दूंगा एल साइन थीटा, ये यहाँ पे अभी लिया ना, तो इसलिए साइन थीटा कैंसल, तो ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ये मुझे अभी ओमेगा की वैल्यू मिली, राइट। ओमेगा मिला, ओमेगा के बाद भी एक छोटी सी चीज हम लोगों को करनी, क्या करना है, यहाँ पे कर लूंगा, एडजस्ट करते हैं। ओमेगा मुझे एक बार मिल गया, या फिर यहाँ पे करता हूँ, हाँ। ओमेगा मिला, पहले लिख देता हूँ, ओमेगा क्या मिला, रूट में जी अपॉन एल कॉस थीटा, राइट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे होगा, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा होता है, वो होता है 2 पाई अपॉन टी। यानी कितने फ्रीक्वेंसी है ना, एक सर्कल, ऐसा सर्कल में कोई घूम रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई का एंगल, 2 पाई डिस्टेंस कवर करेगा वो, और कितने टाइम में करेगा, ये ओमेगा होता है। तो अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टी निकालना है, तो मुझे ओमेगा को इधर नीचे देना पड़ेगा, यानी टी क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा, है ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह ये लिखूंगा मैं, रूट में जी बाय एल कॉस थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी, और एल के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये मेरा इसका डेरिवेशन है, किसका, कॉनिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का, सही है डेरिवेशन। हाँ ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर हम लोग को समझ निकालना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी, ये कॉनिकल पेंडुलम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1/t। तो अगर वो निकालना है तो ये सब उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला 1/2 पाई हो जाएगा, ये रूट में एल कॉस थीटा वापस नीचे आ जाएगा, और ये जी ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। तो ये हम लोग का डेरिवेशन है, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोलो 4 मार्क्स के लिए। देखो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो था बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड होती क्या है ये समझो, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है ये समझो, उसके दो फॉर्मूले हैं। अब हम लोगों को देखो समझना था बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन, या बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि समझो अगर मैं बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा हूँ, ओके, और अगर मैं लेफ्ट में टर्न लेता हूँ तो मैं राइट साइड में गिरूंगा। कार लेके कई जगह वो होती है, हिल्स वगैरह होती है, खाई वगैरह होती है, उसमें अगर बहुत स्पीड में जा रहे हो तो तुम क्या होगा,
लेफ्ट का टर्न है, वो रोल ही वैसा टर्न कर रहा है, तो सब लेफ्ट में टर्न होने वाले हैं, तो वहाँ पे राइट में कार गिर सकती है। ओके, तो ऐसे टाइम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ट्रक्स वगैरह की, उनका लोड भी ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड कर सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि जो रोड होता है ना, उसके एक सरफेस को नीचे बनाते हैं और एक सरफेस को ऐसा ऊपर कर देते हैं, बस उसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या करते हैं, ये मेरा सरफेस था रोड का, पहले ऐसा था, मैं रोड को एक जगह ऐसा उठा दूंगा, समझो मैं लेफ्ट में टर्न लेने वाला हूँ ना, तो रोड को ऐसे ही उठा दूंगा थोड़ा सा। क्यों, स्पीड ज्यादा भी रहेगी ना तो राइट साइड में नहीं फेंके जाएगा। ऐसी कार फिर एक झटके में कैसी रहती है? तो उसमें ये तो नहीं होता, पत्ता गिरता नहीं है। क्या हुआ, ऐसी कार। फॉर्मूला वन जो एक कार है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार है, जो टर्न्स वगैरह में फास्टेस्ट है, टर्न सबसे बेस्ट ले सकती है, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अवॉइड कर सकती है, उसके टायर्स की वजह से उसमें बहुत सारी एबिलिटी होती है। कम रहता है। बट बट और कोई ऐसी कार नहीं है जो वैसा कर सकती है। ओके, चाहे कोई भी हो, फास्टेस्ट कार जो है 300 की स्पीड में टर्न ले सकती है, बाकी कोई कार ऐसी नहीं है जो 300 की स्पीड में टर्न ले सकती। ओके, पलट आएगी, टूट आएगी, कोई भी नहीं ले सकती, कितनी भी फास्टेस्ट वाले में। ओके, इसके लिए फॉर्मूला वन का इतना कंपटीशन होता है, इतना उसके पिक्चर्स वगैरह आते हैं, ये सब होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं कि क्या करते हैं, रोड की एक आउटर एज को रेस करते हैं, अबो इट्स इनर एज के ऊपर उसको एक रेस करते हैं एक एंगल से, तो इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। और वो जो एंगल से इसको रेस किया मैंने, आउटर एज को, यानी किनारे को, एज यानी किनारा, उसको रेस किया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो ये दोनों याद रखना है मेरे को। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, फोर्जा वगैरह कार की रेसिंग गेम देखोगे तो उसमें रोड रहते हैं ऐसे ऊपर किए हुए। ओके, मैक्सिमम में सबसे 45 उठा सकते हैं, 45 से ज्यादा नहीं उठा सकते, मैक्स उसकी लिमिट है। ओके, वैसे इतना नहीं उठाते, 15 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे उठाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उठाते। तो फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, ये जो बैंकिंग ऑफ रोड में जो वो है क्या है, डेरिवेशन नहीं करने, सिर्फ फॉर्मूलेस वगैरह वो याद करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग ऑफ रोड क्यों रिक्वायर्ड है वो ये कर। ओके, चलो, अब इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा सर्कुलर मोशन का खत्म। सर्कुलर मोशन में एक और डेरिवेशन है जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी नहीं करवा रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो जिनका हो गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है उन लोग ट्राई करना। इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद सर्कुलर मोशन का टॉपिक खत्म होता है, और अब समझना है रोटेशन। अब रोटेशन वाले पार्ट में हम लोग आते हैं। रोटेशन और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है पता है? नहीं, क्या होता है, अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है सन के अराउंड में, या नहीं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड में, रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड में, बट वो खुद के अराउंड में रोटेशन परफॉर्म कर रही है। अब हम लोगों को देखो समझना था बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन, या बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि समझो अगर मैं बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा हूँ, ओके, और अगर मैं लेफ्ट में टर्न लेता हूँ तो मैं राइट साइड में गिरूंगा। कार लेके कई जगह वो होती है, हिल्स वगैरह होती है, खाई वगैरह होती है, उसमें अगर बहुत स्पीड में जा रहे हो तो तुम क्या होगा, लेफ्ट का टर्न है, वो रोल ही वैसा टर्न कर रहा है, तो सब लेफ्ट में टर्न होने वाले हैं, तो वहाँ पे राइट में कार गिर सकती है। ओके, तो ऐसे टाइम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ट्रक्स वगैरह की, उनका लोड भी ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड कर सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि जो रोड होता है ना, उसके एक सरफेस को नीचे बनाते हैं और एक सरफेस को ऊपर कर देते हैं, बस उसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या करते हैं, ये मेरा सरफेस था रोड का, पहले ऐसा था, मैं रोड को एक जगह ऐसा उठा दूंगा, समझो मैं लेफ्ट में टर्न लेने वाला हूँ ना, तो रोड को ऐसे ही उठा दूंगा थोड़ा सा। क्यों, स्पीड ज्यादा भी रहेगी ना तो राइट साइड में नहीं फेंके जाएगा। ऐसी कार फिर एक झटके में कैसी रहती है? तो उसमें ये तो नहीं होता, पत्ता गिरता नहीं है। क्या हुआ, ऐसी कार। फॉर्मूला वन जो एक कार है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार है, जो टर्न्स वगैरह में फास्टेस्ट है, टर्न सबसे बेस्ट ले सकती है, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अवॉइड कर सकती है, उसके टायर्स की वजह से, उसमें बहुत सारी एबिलिटी होती है। कम रहता है। बट बट और कोई ऐसी कार नहीं है जो वैसा कर सकती है। ओके, चाहे कोई भी हो, फास्टेस्ट कार जो है 300 की स्पीड में टर्न ले सकती है, बाकी कोई कार ऐसी नहीं है जो 300 की स्पीड में टर्न ले सकती। ओके, पलट आएगी, टूट आएगी, कोई भी नहीं ले सकती, कितनी भी फास्टेस्ट वाले में। ओके, इसके लिए फॉर्मूला वन का इतना कंपटीशन होता है, इतना उसके पिक्चर्स वगैरह आते हैं, ये सब होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं कि क्या करते हैं, रोड की एक आउटर एज को रेस करते हैं, अबो इट्स इनर एज के ऊपर उसको एक रेस करते हैं एक एंगल से, तो इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। और वो जो एंगल से इसको रेस किया मैंने, आउटर एज को, यानी किनारे को, एज यानी किनारा, उसको रेस किया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो ये दोनों याद रखना है मेरे को। ओके,
अब इसके बाद क्या होता है, फोर्जा वगैरह कार की रेसिंग गेम देखोगे तो उसमें रोड रहते हैं ऐसे ऊपर किए हुए। ओके, मैक्सिमम में सबसे 45 उठा सकते हैं, 45 से ज्यादा नहीं उठा सकते, मैक्स उसकी लिमिट है। ओके, वैसे इतना नहीं उठाते, 15 डिग्री 10 डिग्री ऐसे उठाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उठाते। तो फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, ये जो बैंकिंग ऑफ रोड में जो वो है क्या है, डेरिवेशन नहीं करने, सिर्फ फॉर्मूले वगैरह वो याद करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग ऑफ रोड क्यों रिक्वायर्ड है वो ये करना है। ओके, चलो। अब इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा सर्कुलर मोशन का खत्म। सर्कुलर मोशन में एक और डेरिवेशन है जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं वर्टिकल में सर्कुलर मोशन अभी नहीं करवा रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो जिनका हो गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है उन लोग ट्राई करना। इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद सर्कुलर मोशन का टॉपिक खत्म होता है और अब समझना है रोटेशन। अब रोटेशन वाले पार्ट में हम लोग आते हैं। रोटेशन और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है पता है? नहीं, क्या होता है? अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है सन के अराउंड में, या नहीं? वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड में, रिवॉल्व कर रही है, या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड में, बट वो खुद के अराउंड में रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो क्या होता है रोटेशन का डिफरेंस? रोटेशन मतलब खुद ही के आसपास गोल गोल घूमना, और ये एक्सिस पे खुद के एक्सिस में गोल गोल घूमना, और सर्कुलर और इंसान की बाजू घूमना। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या, जैसे ये बुक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बुक है, ये ऐसा घूम रही है, तो ये होगा सर्कुलर मोशन। बट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बॉडी के अंदर से पास होगा, अंदर से पास होगा और फिर ये बॉडी घूमेगी, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब रोटेशन करते हैं कौन? हाँ, तो वो दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो रोटेशन भी एक साथ परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन भी एक साथ परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे दोनों बोलेंगे। अब है ना, क्या होता है कि जैसे समझाने के लिए इजी एग्जांपल बताता हूँ कि ये पंखा है, वहां पे एक है ना, वो बैठी है, मक्खी बैठी है, सब, तो मक्खी क्या करेगी, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि एक्सिस क्या है, बीच में पंखे की जो रॉड है वो एक्सिस है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। बट पंखा क्या परफॉर्म कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझा? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशनल मोशन में एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हर बॉडी का जो मास होता है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये समझाने के लिए, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ये मेरी फिजिक्स की बुक है। अब इसका मास समझो, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, कम है, कम है। मैंने ये एक्सिस तो पास कर दिया, बट कहीं पे मास ज्यादा है, कहीं पे मास कम है। तो मास पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कैसे रोटेट होने वाली है। आड़ा टेढ़ा भी रोटेट हो सकती है, एकदम सीधा यूनिफॉर्म भी रोटेट हो सकती है, वो डिसबैलेंस भी हो सकती है। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे कार्स वगैरह के शाफ्ट वगैरह रोटेट होते हैं, अगर उसमें वॉवेल आ गया, वॉवेल बोलते हैं उसको, यानी वो ऐसा ऊपर नीचे होकर रोटेट हो रहा है, तो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, वो खराब हो सकते हैं डिवाइस। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना पड़ता है कि कैसे पास होगा, उसका समझना पड़ता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझना पड़ता है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले समझो, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, समझो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, समझो यहाँ पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मैंने इसमें होल किया और मैंने यहाँ से इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूँ। ओके, 3D में देखो, सब वर्टिकल में। ओके, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इसका मास अलग अलग जगह पे, यहाँ पे इसका अलग मास, यहाँ पे अलग मास, यहाँ पे अलग मास, सब जगह अलग मास है। इसमें करोड़ों मास हो गए और वो सारे मास क्या है, अलग अलग। ओके, अब क्या होगा, ये मास से इसका जो डिस्टेंस होगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर, इसका हर एक परपेंडिकुलर ही होगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। हर डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे वो परपेंडिकुलर ही होगा। ये बुक में मैंने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा। ओके, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, समझो यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ। समझो यहाँ पे बुक में मैंने एक ऐसा बड़ा डॉट बना दिया, ये मैंने बुक पे डॉट बना दिया, राइट? अब क्या होगा, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर साइड आएगा बुक के, राइट? तो अंदर साइड गया ये, तो ये लाइन ये पूरे सरफेस से परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो लाइन मेरी अंदर जा रही है, ये पूरा सरफेस पे परपेंडिकुलर ही जा रही है ना, तो इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो परपेंडिकुलर ही होने वाला है। समझा ये आएंगे? तो कहीं भी बनाओ मैं डॉट को, कहीं भी बनाओ इस पे, तो वो इसके लाइन के परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तुम लोग को लगेगा कि मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, 90 डिग्री में वहां पे लिख नहीं रहा, यहाँ पे ये समझो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गए। ओके, तो समझो ये मास एक था M1, एक था M2, M3, और इसके रेडियस है R1, R2, R3, ऐसा अलग अलग इन लोग के, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3, या बहुत सारे रेडियस। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं।
वो होता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डॉट 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 mn r n स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एन टाइम्स कितने भी हो सकते हैं ना वो। अच्छा, अब क्या होता है देखो, हम लोग ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए समझते हैं कि समझो, समझते हैं ऐसा कि पूरी बॉडी का जो मास है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, या मास सेंटर, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं इसको, या मास सेंटर बोलते हैं। यानी पूरी बॉडी, जो पूरी अपनी बॉडी है, उसका पूरा वेट सिर्फ एक पॉइंट पे सिचुएटेड है। ओके, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग। सपोज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हम लोग अज्यूम करते हैं ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब सेंटर ऑफ मास को समझो एक बड़ा, यानी ये जो बॉडी थी मेरी, ये सारे मास को हटा के मैं सिर्फ एक मास लूंगा, एक मास, ये बात को समझो, सिर्फ एक मास लूंगा। समझ में आ रहा है? तो वो मेरा कैपिटल एम हो जाएगा। या फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इसको एक चीज समझाता हूँ कि ये सब एक साथ हो रहा है, सम हो रहा है, तो इसको हम लोग ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, समेशन ऑफ m r स्क्वायर, और यहाँ पे इसको आई से MIRI स्क्वायर ऐसा भी लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देता है ये n, यानी कहाँ तक जाएगा उसकी लिमिट, और आई को इनिशिएट कर देते हैं 1 से। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ये पूरे को। इसको लिखने का एक और मेथड है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। देखो r² ये आ जाएगा, और dm यानी मास छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। ये सारे इसके फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये तो हो गया क्या, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अभी मैं जो चीज समझा रहा था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था रेडियस ऑफ गायरेशन, समझने के लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी तुम लोगों को करना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अभी मैंने क्या किया, ये सारे मास को अगर मैं सिर्फ एक मास से रिप्लेस करूं, यानी सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करूं, तो उसका, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। यानी ये सब मास की जगह पे मैंने सिर्फ एक मास कंसिडर कर दिया, सिर्फ एक मास, यानी एक पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का वेट है। समझे, ये है वो पॉइंट। वो कैसे समझे? नहीं समझेगा वो, हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं, वो एक्चुअल में नहीं होता। हम तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि समझो कि पूरी बॉडी का वेट एक मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, और उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो ये पूरी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू m k² और के क्या है वहां पे, के इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ गायरेशन। समझा? पक्का? उन्होंने लिखा आई, उससे रिलेशन में तीन डेरिवेशन। ओके, वो तीन डेरिवेशन है बहुत इजी, बट पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या होगा। तो तीन क्वेश्चन है, मैं तीनों एक साथ डेरिवेशन करवा रहा हूँ। एक डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आता है, बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ गया तो हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन है derive an expression। ऐसा देखो, derive an expression, derive an expression, derive an expression to show the relationship between, किसके बारे में, रिलेशनशिप बताने के लिए, किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, या तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखेगा वो, या तो बाद में लिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, अब पहले वाले में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वापस है रिलेशनशिप बिटवीन, पूरा ऊपर वाला सेम, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी MI लिख देता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। थर्ड वाला जो रिलेशन है वो भी सेम आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन पूरा। और ये वाला बोलेगा टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, टॉर्क, टाव को लिखते हैं टॉर्क। ओके, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सब में रोटेटिंग बॉडी है। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन शुरू कैसे करने पहले वो समझ लो, कैसे करेंगे। पहले सबका फॉर्मूला आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ mv², ये याद रखो। ओके, इसकी एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो L होता है, याद है। L इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है P इंटू आर, यानी मोमेंटम इंटू आर। मोमेंटम होता है mv, तो हो जाता है mv इंटू आर। ओके, mv r हम लोगों ने किया था किसमें, मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक मटेरियल में। अभी इसके बाद v की जगह पे मैं r ओमेगा लिखता हूँ, याद है। तो ये हो जाता है m v की जगह r ओमेगा और इंटू आर, तो हो जाता है mr² ओमेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो आगे बताए थर्ड वाला। थर्ड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी फोर्स क्या होता है, फोर्स को मैं एफ से डिनोट करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो एफ इंटू आर होता है। बट फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आर से करेंगे, जो डिस्टेंस है ना उसी को आर से करेंगे। अभी फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू आर, ऐसा लिखना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ रिलेशन क्या है, क्या ए इज इक्वल होता है आर अल्फा। तो ये लिखना पड़ेगा एम, ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, आर अल्फा इंटू आर, तो ये रहेगा mr² अल्फा। तो ये तीनों के अगर तुम लोग को फॉर्मूले याद रहे तो डेरिवेशन एकदम इसका इजी हो जाएगा। बट ये फॉर्मूले याद करने, वापस से सबसे पहला क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सिंपल। अच्छा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, mv² है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा हाफ m, v² की जगह में क्या लिखूंगा, r ओमेगा स्क्वायर, तो ये रहेगा हाफ m r²ओमेगा²। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, mvr होता है। तो v की जगह में क्या लिखूंगा, r ओमेगा लिखूंगा, तो r मल्टीप्लाई के r²ओमेगा हो जाएगा। फिर टॉर्क क्या होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को f से r से, फोर्स क्या होता है ma होता है, बट a क्या होता है, वो r अल्फा होता है। तो a की जगह r अल्फा लिख दिया, r अल्फा इंटू r, तो r² अल्फा। ये तीनों के डेरिवेशन के फॉर्मूले समझ गए था। अब ये पार्ट होने के बाद यहाँ पे रुकना है थोड़ा, और हम लोग को लेट करना है, लेट। अब ये डेरिवेशन में क्या क्या लगने वाला है तुम लोग को, मास लगने वाला है, आर लगने वाला है और ओमेगा लगने वाला है, राइट। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट m1 m2 m3 डॉट 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 mn बी द masses ऑफ द पार्टिकल्स। यानी एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी जो हो रही है वो रोटेट हो रही है, तो उसमें ऐसा लेना पड़ेगा कि ये, और उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। जो मैंने अभी पहले डायग्राम बनाया था ना, m1 m2 वाला, बहुत सारे मास है, एक एक्सिस है, उसमें r1 r2 r3 है वो। ओके, पार्टिकल, तो m ले लिया और यहाँ पे r भी हो रहा है, तो लेट फिर r1 r2 r3 r4 डॉट 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 rn बी द, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये हो गया। ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा सब मास के लिए, क्योंकि कितनी स्पीड में मैं उसको घुमा रहा हूँ, स्पीड सेम ही रहेगी ना सबके लिए, तो ओमेगा कांस्टेंट, ऐसा ले लो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट, ले लिया सब। अब जो ये किया यहाँ पे भी, वापस से यहाँ पे भी क्या आने वाला है, लेट। देखो यहाँ पे भी mr² ही है, ये भी सब सेम ही है, तो वही चीज है जो यहाँ पे लेट की, वही यहाँ पे भी लेट करोगे, सेम चीज। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लेना पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगी, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दें, तो ऐसा लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी 1 ke1 ke2 ke3, ऐसा ये भी लेना पड़ेगा, विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, समझा। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो एम आर तो हो गया, ओमेगा भी हो गया, एल लेना पड़ेगा, लेट L1 L2 L3 डॉट 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 Ln विद द एंगुलर मोमेंटम, बी द एंगुलर मोमेंटम
ऑफ ईच पार्टिकल। ओके, समझ गया? हाँ, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे सिर्फ एल लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा, यानी एक अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और टाउ भी ले लेंगे, टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ फोर, डॉट 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 टाउ एन, टॉर्क्स ऑफ ईच पार्टिकल। समझ गया? बस इतना हो गया तो ऑलमोस्ट डेरिवेशन खत्म हो गया, बहुत इजी है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? देखो, अब ऐसा लिखूंगा मैं, टोटल, देखो ऐसा लिखूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी टू प्लस काइनेटिक एनर्जी थ्री, डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी एन। अगर चाहो तो तुम एक एक भी सिंगल पहले बता सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं छोटे में करना तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। तो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ना हम लोगों ने, क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा लिखूंगा मैं, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सब में कांस्टेंट रहने वाला है, प्लस फिर लिखूंगा हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझा इतना? अभी देखो, ये हाफ को पहले मैं यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में बाहर निकाल देता हूँ, और ये ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर राइट साइड में बाहर निकाल देता हूँ। चलेगा? तो बीच में क्या बचेगा, देखो, ये बचेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर। ये सब में सेम है, हाफ कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया। और ये पूरे में क्या बचा, ओमेगा भी कांस्टेंट है, हम लोग ने पहले लिख दिया था कि ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये पूरे को क्या बोलते हैं, ये देखो समेशन है किसका, एम आर स्क्वायर का। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख दो ऐसा, ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये देखो तो हाफ, ये ब्रैकेट में क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, और यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या, आर इज इक्वल टू वन, सॉरी, समेशन यानी सबका टोटल। तो ये फॉर्मूला किसका था, याद है? इसको ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आई का था, तो इसका आंसर क्या देगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एकदम सिंपल। चलो इस पे आते हैं, यहाँ पे भी कैसा लिखिए, टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, मैं डायरेक्ट एल लिख रहा हूँ, तुम लोग समझ लो उसको, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, डॉट 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 एल एन। ओके, तो अब क्या होगा, देखो एल वन कितना है मेरा, एल वन, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा है, तो इसको लिखूंगा एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा, डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। समझा इतना? अब देखो, सब में ओमेगा कॉमन ले लूंगा मैं, और यहाँ पे टोटल मोमेंटम, तो एल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा बाहर लिया, प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा। हाँ, अब क्या होगा, ये सब की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, तो आई ओमेगा, तो एल का मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से जोड़ देते हैं ना हम लोग, ये वाले की बात करते हैं। फिर इसमें टोटल टॉर्क फिर लिखना पड़ेगा, टोटल टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ वन टू प्लस टाउ थ्री, डॉट टाउ एन। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, टाउ वन कितना है, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा प्लस एम थ्री थ्री स्क्वायर अल्फा, डॉट डॉट एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। सब में से अल्फा को कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, और एम एन आर एन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, तो इसको लिख दूंगा मैं आई अल्फा। ये हो गया मेरा टॉप।
3 मार्क्स के लिए आता है एक क्वेश्चन। ओके, तो कोई भी एक पूछेगा, या तो ये पहला काइनेटिक एनर्जी वाला पूछेगा, ज्यादा कौन सा या चांसेस तो इसका नहीं, एक साथ नहीं, 9 मार्क्स का थोड़ी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स का है। ज्यादा कौन सा ऐसा नहीं बता सकते, कुछ भी पूछ सकता है, पर तुम लोग को आना चाहिए, समझा? इजी है। तो उसके बाद जो है ना, वो एक हम लोग को इसके बाद एक चीज समझनी है जिसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। देखो, सबसे पहले सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म हो, अगर परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हुआ तो फिर रोटेशनल का भी पार्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है अब रोलिंग मोशन का पार्ट। अब रोलिंग मोशन होता क्या है, हम लोग चैप्टर पढ़ दें, रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, अब रोलिंग मोशन में क्या होता है, देखो समझाने के लिए एक स्लाइडर है। ओके, और इस पर से मैंने क्या किया, एक कोई भी मैंने क्या दिया, एक ऐसा बॉल लिया है, कुछ भी लिया, स्फीयर लिया, और मैं ऐसा फेंक रहा हूँ, पत्थर है कुछ भी। ओके, तो उसका क्या होगा, अ, अब इसके बाद ये रोलिंग मोशन क्या होता है, अभी यहाँ पे जब कोई एक बॉल है या कुछ भी है, तो इस कंडीशन में ये बॉल बॉल जो होगा ये ऐसा रोल हो, राइट? अब यहाँ पे जब ये रोल हो रहा है ना, तो ये दोनों मोशन परफॉर्म करता है, यानी ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगा और रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा। और भी करते हैं सर। हाँ, वो भी करती है, बट अगर समझो किसी को भी मैंने ऐसा बॉल के जैसा वो किया ना, तो अगर समझो मैं इस पे एक पार्टिकल्स का ध्यान दूं, ये पार्टिकल्स कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, रोलिंग मोशन, यानी ये लोग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट बॉल क्या परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो क्या होता है, सॉरी, एक रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म होगा और एक सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म होगा, तो इसमें दोनों काम होते हैं, रोलिंग मोशन में रोटेशनल मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है। ओके, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन, अगर हम लोगों को इसकी एनर्जी निकालना है, तो इसकी एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एनर्जी क्या होती है दोनों की, समझो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों की टोटल मुझे काइनेटिक एनर्जी करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन यानी वो सीधा भी आगे बढ़ रहा है, देखो, तो वो एक तो आगे भी बढ़ते जा रहा है, और ऊपर से वो सर्कुलर यानी रोटेट भी होते जा रहा है, तो एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो की रोटेशनल, ये दोनों का एडिशन होगा। ओके, अभी ट्रांसलेशनल जो एनर्जी थी उसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, बट जो रोटेशनल है, हम लोग ने जब फर्स्ट डेरिवेशन अभी जो किया था काइनेटिक एनर्जी वाला, तो उसमें हम लोग ने जो डेरिवेशन किया था वो हम लोग ने रोटेशन में प्रोवाइड किया था। ओके, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, क्या फॉर्मूला था उसकी काइनेटिक एनर्जी का, याद है? 1/2। मेरे हिसाब से होता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। हाँ, अब देखो इतना होने के बाद ये हो गया हम लोग का प्रूफ, बट देखो आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई क्या होता है, अभी हम लोगों ने बताया था कि आई को हम लोग m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर होता है, राइट? बहुत सारे डॉट 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 एम आता है, या फिर उसको अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज किए तो हम लोग ऐसा लिखते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, याद आया? के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो अब क्या होगा, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे मैं लिखूंगा एम के स्क्वायर ओमेगा। ओके, चलो, अभी इसकी जगह पे अगर हम लोग चाहे तो वी की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसको आगे भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है ना, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, क्या हुआ? ओके, तो वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, आर को कैपिटल आर ले, तो एक मिनट, अच्छा इसमें क्या मैंने रॉन्ग किया, रॉन्ग कुछ नहीं किया, ये हम लोगों ने इतना लिख दिया, राइट है, राइट? अभी यहाँ पे देखो, मुझे ये v को चेंज नहीं करना है एक्चुअली, मुझे यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है ना उसको चेंज करना है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसको कैपिटल आर लिखो, v इज इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, वो हो जाएगा v अपॉन आर, और अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो ये मैं ये ओमेगा स्क्वायर की जगह डालूंगा, तो क्या हो जाएगा हाफ
एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टी स्क्वायर, और ये रहेगा वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ सेम है, एम एम सेम है, और ये वी स्क्वायर सेम है। तो अगर ये सबको मैं कॉमन निकाल दूं, यानी ऐसा लिखूं हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये हाफ बाहर निकल गया, एम बाहर निकल गया, यहाँ से के स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो ये डेरिवेशन है किसका, टोटल काइनेटिक एनर्जी का, या टोटल एनर्जी का इसमें।